हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो आज हम प्रीवियस क्लास में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जो इम्पल्स तक टॉपिक है वो डिस्कस कर लिए थे। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, सो गो बैक टू दैट लेक्चर एंड देन प्रोसीड टू दिस चैप्टर, बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे और हम डायरेक्टली आज यहाँ पे यूज करेंगे। सो आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखो, लॉ का मतलब क्या है? जो चीज चेंज नहीं हो रही है, राइट? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब हमारे पास क्या हो गया? मोमेंटम हमारे पास क्या होता था, दैट हाउ मच इज द मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, कि किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, दैट इज मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि हमारा जो सिस्टम का मोमेंटम है वो क्या रहेगा? कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, so it states that momentum of a system remain conserved. सो अगर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हो गया कि अगर मैं दो कोलिजन हो रहे हैं, दो कोलिजन मीन्स बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का मोमेंटम स्टूडेंट्स मेरे पास क्या रहेगा? कंजर्व। देखो कैसे, लेट सपोज कि मेरे पास एक बॉडी है ए, उस बॉडी का मास है m1 एंड इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u1। दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, बॉडी है b, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ u2। नाउ दीज टू बॉडीज कंबाइन, m1 एंड m2। अब क्या होगा? m1 m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 m1 पे फोर्स लगाएगा। सो ये यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, जिसको हम बोला F12, दैट फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2। और दूसरा हमारे पास क्या है? F21, दैट इज फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। और उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों बॉडीज m1 और m2 कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगी v1 एंड v2। सो दिस इज द केस ऑफ बिफोर कोलिजन। ये हमारे पास क्या है? बिफोर कोलिजन। और ये हमारे पास केस क्या है? आफ्टर कोलिजन। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो ये स्टूडेंट्स पूरा मेरे पास क्या है? सिस्टम, इसका मोमेंटम कंजर्व है। इसका मतलब दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to momentum after collision. So momentum before collision is equals to momentum after collision. अब before momentum, collision से पहले का momentum क्या है? m1 u1 plus m2 u2 is equals to after collision, that is m1 v1 plus m2 v2। अब यही हम हर एप्लीकेशन में, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। सीखना ये है कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, दैट इज रिकॉइलिंग ऑफ गन। सो देखो, अब रिकॉइलिंग ऑफ गन के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। मेन टास्क यहाँ पे ये है कि हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। क्लास 9th में तुमने ज्यादा फोकस किया था उसके डेरिवेशन पे, राइट? अब हम उसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, दैट हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वी कैन से दैट इन लाइक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन। सो लेट्स सी रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब ये रिकॉइलिंग ऑफ गन में देखो हम क्या कर रहे हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एक गन है, या इट्स लुक फनी। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक गन है। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि ये गन है, इसका मास मेरे पास क्या है? m1। जैसे ही मैंने गन को फायर किया, सो इसमें से क्या होगी? एक बुलेट होगी जो आगे की तरफ मूव करेगी, राइट? सो मान लो ये हमारे पास बुलेट है, इस बुलेट का मास है मेरे पास m2, राइट?
सो बुलेट क्या गई, आगे गई विद वेलोसिटी v2। अब यहाँ पे हमारे पास लग रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ की एप्लीकेशन है, जिसमें हमने ये देखा कि जैसे हम गन को फायर करते हैं सो बुलेट आगे जाती है कुछ वेलोसिटी से, सो वो हुआ एक्शन। इन रिटर्न क्या होगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन, और रिएक्शन विल ऑलवेज बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू एक्शन, राइट। सो इसका मतलब ये हमारे पास कहाँ गई, v1 वेलोसिटी से पीछे। जैसे ही फायर किया तो क्या होता है, हमें यहाँ पे एक बैकवर्ड जर्क लगता है। सो इनिशियली जब हम फायर करते हैं सो हम अपने यहाँ पे हैंड से सपोर्ट दे के रखते हैं, क्यों, क्योंकि बुलेट आगे जा रही है। इन रिटर्न हमें रिएक्शन कहाँ मिल रहा है, पीछे की तरफ, सो दैट्स व्हाई विल गेट अ बैकवर्ड जर्क। सो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को कैसे अप्लाई करते हैं, दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to momentum after collision। सो बिफोर कोलिजन गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है, सो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। सो आफ्टर कोलिजन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी। निकालना क्या है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, दैट इज v1। 0 क्यों है, क्योंकि बिफोर कोलिजन अब फायरिंग हुई ही नहीं, तो दोनों किस पे है, रेस्ट पे है। सो रेस्ट पे है, सो इसका मतलब मोमेंटम क्या होगा, 0। सो यहाँ से निकाल लो -m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो वेलोसिटी v1 है वो कितनी आ गई, -m2v2 अपॉन m। सो दिस इज द फॉर्मूला टू use the recoil velocity of gun। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स। आई विल सजेस्ट टू यू दैट नेवर क्रैम दिस फॉर्मूला, बिकॉज अब क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है ना। सो क्या होगा, अगर ये फॉर्मूला हर बार ही रटा होगा सो कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे पास डायग्राम में m2 क्या था, v2 क्या था, m1 क्या था, है ना। सो I will suggest that always use this equation, that momentum before collision is equals to momentum after collision. You will get every answer. Let's see how. Now in the question, a bullet of mass 50 gram is fired from a gun with initial velocity of 35 meter per second. If mass of the gun is 4 kg, then calculate the recoil velocity of gun। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सो अब कैलकुलेट करनी है रिकॉइल वेलोसिटी, है ना। सो अब मैं बताऊंगी, देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट फॉर्मूले से ना यूज करके एप्लीकेशन से कैसे हम कॉन्सेप्चुअल वाइज क्वेश्चन को कर सकते हैं। सो अब बुलेट हमारे पास क्या है, बुलेट हमारे पास कितना मास है, बुलेट का मास 50 ग्राम। सो दिस इज द मास ऑफ द बुलेट। सो ये हमारे पास क्या है, 50 ग्राम। सो ये कितना हो जाएगा, 50 बाय 1000 kg। That is fired from a gun with an initial velocity of 35 meter per second। So यहाँ पे मेरे पास बुलेट की वेलोसिटी कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। Now mass of the gun, let's take it as capital M। mass of gun कितना है, 4 kg। Calculate the recoil velocity of gun। So मुझे
गन की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी। सो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ। सो बिफोर कोलिजन सब रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट, बुलेट भी रेस्ट, कुछ फायर ही नहीं किया। सो ये किस पे है? रेस्ट पे। आफ्टर कोलिजन गन का मास इंटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इंटू बुलेट की वेलोसिटी। सो गन का मास कितना है? 4, गन की वेलोसिटी निकालनी है, प्लस बुलेट का मास 5/100 इंटू बुलेट की वेलोसिटी 35। सो यहाँ से हो जाएगा -4v इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू 35। सो यहाँ से वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी? 5/100 इंटू 35/4 and into minus sign. So when you will solve it, you will get approximately 0.44 meter per second. So this is the recoil velocity of the gun. So you can use this formula to solve any equation, means only this concept. Always initial will be 0, pi will be 0 and p final will be equals to जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी इन सो, राइट। सो इससे रिलेटेड दूसरे टाइप देखते हैं क्वेश्चन के किस तरीके से पूछी जाती है। A girl of mass 25 kg running with a speed of 1.5 meter per second jumps on a skateboard of mass 2 kg kept on a smooth surface. What will be their combined velocity? Now you have to find the combined velocity. तो देखो अब ऐसे देख के लग रहा है कि combined velocity क्या है। डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन समझोगे, डायरेक्टली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे, यू विल गेट एनी आंसर। सो देखो स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? अ गर्ल ऑफ मास 25 kg इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो लेट्स सपोज दिस इज अ गर्ल whose mass is 25 kg and it is moving with a speed of 1.5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से देखो बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है तो उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। सो मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो ये हो जाएगा यहाँ से इनिशियल मोमेंट। जंप्स ऑन अ स्केटबोर्ड, लेट्स सपोज दिस इज अ स्केटबोर्ड। सो अब ये गर्ल ने जंप किया इस स्केटबोर्ड के ऊपर ऑफ मास 2 kg, इसका मास है 2 kg। अब गर्ल स्टूडेंट इसके ऊपर आ गई, तो जब गर्ल इसके ऊपर आ गई तो इस गर्ल का मास कितना था? 25 kg। तो इस पूरे सिस्टम का मास अब 27 हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ, इसमें कोई डाउट है? देखो एक ऑलरेडी मास है, एक बॉडी का मास ऑलरेडी है, तुम उसके ऊपर चल जाओगे तो उसका मास बढ़ जाएगा। सो इसका मास मेरे पास कितना हो गया? 27 kg। सो हमें इसकी कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। कंबाइंड वेलोसिटी जब गर्ल स्केट के ऊपर जंप कर गई, सो टोटल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? सो यहां से हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम क्या है? गर्ल का मास इंटू गर्ल की वेलोसिटी। सो दैट इज 25 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम मीन्स 27 इंटू। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू विल सॉल्व इट, you will get the answer in meter per second. So this is the combined velocity of the girl, right? तो अब इससे रिलेटेड
कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना आना चाहिए। जब भी दो बॉडीज कंबाइन हो जाएंगी तो उनकी कॉमन वेलोसिटी वर्ड लिखा होता है, या फिर जो वर्ड यूज होता है दैट इज योर कंबाइंड वेलोसिटी, राइट। सो हमारे पास ये टॉपिक्स एकदम कंप्लीट है। अच्छा, एक क्वेश्चन देखो इससे रिलेटेड, मोमेंटम से रिलेटेड, न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड। द एवरेज फोर्स necessary to stop a hammer with momentum p n is in 0.5 सेकेंड is। ऑप्शन है हमारे पास 2pn, सेकेंड ऑप्शन है pn, pn is the momentum, we have to find the average force, and third option is 4pn, and fourth option is p by 2n. So you have to find the average force to stop a hammer with momentum p. So this force is equals to delta p by t, right? So force हमारे पास क्या है, delta p by t. You have to find the average force to stop a hammer with momentum p. अब बॉडी क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है, तो उसका मोमेंटम निकालोगे। इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताना है इस बार कि तुम्हें इसका मोमेंटम की वैल्यू बतानी है कि मोमेंटम हमारे पास क्या होगा। मोमेंटम निकालोगे स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम एंड टाइम इज 0.5, यू विल गेट द आंसर। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ट्राई करना जरूर और इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। एंड इफ यू विल नॉट गेट द आंसर, do let me know, I will explain it in the next class or like in comments or so on, right? So हमारे पास ये स्टूडेंट, हमारे सिलेबस का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कई बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अगर किसी ने फ्री बॉडी डायग्राम नहीं किए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी 15 मिनट में उस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे और उसके क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो। देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप के फोर्सेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं दैट दिस इज अ टॉपिक ऑफ कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट टाइप का जो फोर्स है जो एग्जिस्ट करता है दैट इज योर वेट। अब स्टूडेंट्स, वेट क्या होता है? वेट हमारे पास होता है, बेसिकली इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स with which earth pulls the body. Write it down. The weight of the body is the gravitational force with which earth pulls the body. कि हमारे पास अर्थ है, अर्थ किसी भी बॉडी को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींचता है, दैट विद अ फोर्स नोन एज वेट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन हमेशा हमारे पास क्या रहती है, डाउनवर्ड्स। सो अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई बॉडी है जिसका मास m है, सो उसका वेट नीचे लगेगा, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू g, राइट। एंड द नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। सो टेंशन स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, देखो टेंशन, टेंशन नॉट अ टेंशन। सो टेंशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बॉडी है, अगर मैं उसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर देती हूँ, स्ट्रिंग और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, थ्रेड लाइक दैट, तो उस पर्टिकुलर थ्रेड पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये देखो ये, अब अगर मैं इसको स्ट्रेच कर देती हूँ, सिर्फ इस स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स टेंशन। देखो ऐसे, जैसे हमारे पास एक ये ब्लॉक है जिसका मास m है, इसको मैंने एक स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स टेंशन। और ये टेंशन की जो डायरेक्शन रहती है,
ये हमेशा कैसे रहती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, मीन्स हमें क्या करना होगा, बॉडी से दूर जाना होगा। तो ये बॉडी है, इससे दूर देखो ऐसे, ये बॉडी है, इससे दूर ऐसे जाएंगे, पास होंगे तो ऐसे आएंगे, बॉडी को अप्रोच करेंगे। अब हमें इससे क्या जाना है, दूर जाना है। तो यहाँ पे एक फोर्स क्या लग गया, टेंशन। ऐसे ही ये एक वॉल है, इसको मैंने वॉल से या कोई लाइक स्टैंड से कनेक्ट कर दिया। सो अब इससे दूर जाओगे तो एक फोर्स लगेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, टेंशन। सो टेंशन एक फोर्स है, स्टूडेंट्स को लिख सकते हो कि इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स लाइक which occurs in an inextensible string and its direction is always away from our body. Let's take another example of string. ये हमारे पास एक पुलिस सिस्टम है। इस पुलिस सिस्टम में यहाँ पे एक बॉडी का मास है मेरे पास m1, यहाँ पे एक बॉडी का मास है मेरे पास m2। हमने इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। तो जब मैंने इसे स्ट्रिंग से कनेक्ट किया तो इस स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स लगेगा जो हमारे पास क्या होगा, टेंशन। तो ये स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स लग रहा है, टेंशन, राइट। दूसरी बॉडी है m2, इस m2 के अलोंग एक फोर्स लगेगा, टेंशन। एंड देखो मैं अवे फ्रॉम द बॉडी जा रही हूँ। अब ये वाली जो पुली है इसने इन दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है। सो ये दोनों का फोर्स हैंडल करेगा, दैट इज T प्लस T ट्वाइस T। और इस पे और कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट। अभी बताया वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द फॉर्मूला फॉर वेट इज स्टूडेंट्स मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज m1g and it is m2। okay? सो हमारे पास वेट का फॉर्मूला क्या है, mg। टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब थर्ड टाइप का फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है वो है मेरे पास स्टूडेंट्स नॉर्मल रिएक्शन। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मींस व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, और ये ऐसा कांटेक्ट फोर्स है जो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा और कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर रहता है कि ये दोनों बॉडीज आपस में एक दूसरे को पुश करती हुई दिखाई देती हैं। जैसे देखो कैसे, जैसे हमारे पास एक ये सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास क्या है m, और मैंने इसको रख दिया ग्राउंड पे, राइट। अब इस पे एक फोर्स लगेगा इन द सेंस ये हमारे पास एक सरफेस है। अब ये देखो, ये सरफेस मीन्स ये ब्लॉक का सरफेस और ये सरफेस ये आपस में कांटेक्ट में है। इसका मतलब स्टूडेंट्स होगा ये कि ये बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है ऐसे, इन सच अ वे दे आर ट्राइंग टू पुश ईच अदर, और ये वाली बॉडी इस पे फोर्स लगा रही है, राइट। और दोनों फोर्स हमारे पास क्या होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट। सो नॉर्मल फोर्स स्टूडेंट्स हमारे पास सिंपली होता है कि हमारा सरफेस के परपेंडिकुलर एक फोर्स होता है। अब देखो मान लो इसका नॉर्मल फोर्स शो करना है तो इसका नॉर्मल फोर्स हो जाएगा। अब इसका वेट क्या होगा स्टूडेंट्स, डाउनवर्ड। ये बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। सो रेस्ट का मतलब क्या हो गया कि जितना ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी तो वो रेस्ट पे है। इसका मतलब रेस्ट पे है, सो n मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू। तो दिस इज द फॉर्मूला टू यू, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्टली mg फॉर्मूला नहीं है, हम इक्वेशन से उससे सीखेंगे, ये चेंज भी हो सकता है, राइट। बट यहाँ पे क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है सो ये नॉर्मल फोर्स mg के इक्वल हो जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर होगा। स्टूडेंट्स अगर किसी को डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वांट यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन NSE GS फिजिक्स एग्जाम, क्योंकि देखो बायोलॉजी केमिस्ट्री तुम कर लेते हो बहुत इजीली, है ना। दिक्कत कहाँ आती है, फिजिक्स में, साइंस में। सो मैं ये क्लासेस इसीलिए रख रही हूँ सो दैट जहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हें फेस करने पड़ रही है
उसको तुम इम्प्रूव कर सके। तो जहाँ पे कोई डाउट आ रहा है या फिर कुछ ऐसा टॉपिक है जो तुम पहले चाहते हो कि हाँ हमें ये पहले करना है, हमारा ये टॉपिक वीक है, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर ऑन इट ऑल्सो। अब स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता होता है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं पहले। एक क्वेश्चन बता रही हूँ, इस टाइप के हर क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर समझ आ गया तो। ये एक बॉडी है P, दिस इज Q एंड दिस इज R, PQR। अब इसका मास है मेरे पास 5 kg, इसका मास है मेरे पास 4 kg, इसका मास है मेरे पास 3 kg। यहाँ टेंशन है T1, यहाँ पे टेंशन क्या है T2, और नेट फोर्स जो लग रहा है वो मेरे पास लग रहा है 24 न्यूटन। तो स्टेप वाइज में इस क्वेश्चन को बता रही हूँ कैसे करना है। स्टूडेंट्स देखो, अब मेरे पास नेट फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स स्टूडेंट्स कितना है 24, मास कितना है 5 + 4 9, 9 + 3 12 इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ से स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया करो अगर एक्सेलरेशन नहीं गिवन, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ FBD। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं स्टूडेंट्स, कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी ले लो, जैसे मान लो मैंने 3 kg की बॉडी, उस 3 kg की बॉडी को पॉइंट मास कंसीडर कर लो, मीन्स एक डॉट बना के उससे रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाती है। सो कंसीडर इट एज अ पॉइंट मास। अब उस पॉइंट मास पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको अप्लाई कर दो। तो इस 3 kg पे देखो, इधर फोर्स लग रहा है T1, इधर फोर्स लग रहा है 24, और एक्सेलरेशन कहाँ होगी, जिस साइड हमारे पास नेट फोर्स सो नेट फोर्स 24 की साइड एक्सेलरेशन होगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा क्या किया करो, ग्रेटर फोर्स में से स्मॉलर फोर्स को माइनस कर दो, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ग्रेटर फोर्स स्टूडेंट्स कौन सा होता है, जिस साइड एक्सेलरेशन हो रही है, बट ऑब्वियस इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सो बॉडी किस साइड मूव करेगी, 10 न्यूटन की साइड, है ना। सो इसका मतलब 24। स्मॉलर फोर्स क्या है T1, मास कितना है 3, एक्सेलरेशन कितना है 2। सो 24 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 6। सो यहाँ से स्टूडेंट्स T1 मेरे पास कितना आ गया 18 मीटर। सो ये वैल्यू आ गई मेरे पास टेंशन 1। सिमिलरली हम T2 फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो कितना इजी है। T2 4 kg का FBD बना लो, ये 4 kg का FBD बना लो। अब क्या करोगे, 4 kg पे जितने भी फोर्सेस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हें मार्क कर लो, इधर T1 और इधर T2, T1 और इधर T2। एक्सेलरेशन अगेन उसी साइड होगा जिस साइड नेट फोर्स लग रहा है। सो इधर हमारे पास एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इधर 24 न्यूटन का फोर्स था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमारे पास क्या हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स मेरे पास क्या है, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ग्रेटर फोर्स क्या है, जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है, सो T1 माइनस मास क्या है 4 इंटू, सो T1 इज 18 minus T2 is equals to 8. So 18 minus 8 is equals to T2. So students देखो T2 कितना आ गया 10 and this is your answer. That's it. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको स्टेप वाइज करना सीखोगे तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बताती हूँ। Now next is what will be tension T1 and T2 in the given figure। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन। सो मेरे पास क्या है, एक बॉडी है, इसका मास है मेरे पास 5 kg, एक दूसरी बॉडी है, इसका मास है मेरे पास 4 kg, और इधर है मेरे पास 3 kg। इधर फोर्स कितना लग रहा है, 6 न्यूटन, और इधर लग रहा है 78 न्यूटन। फाइंड टेंशन T1 एंड T2। तो देखो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लो। सो अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, नेट फोर्स, इधर 78 का फोर्स है, इधर 6 फोर्स है, सो नेट फोर्स क्या होगा, 78 माइनस 6। मास 5 plus 4 9 and 9 plus 3 12 into axle, so that is 72 is equals to this। so acceleration की वैल्यू आ गई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनी डाउट टिल हियर? आप जल्दी से स्टूडेंट ट्राई करो कि इसमें से टेंशन T1 एंड T2 में मार्क कर देती हूँ, यहाँ पे T1 है और यहाँ पे T2 है। जल्दी से सॉल्व करके बताओ कि हमारे पास T1 और T2 की वैल्यू क्या आ रही है। जल्दी से कमेंट्स में आंसर बताओ इसका। अब क्या करेंगे देखो उसके लिए कि मान लो मैंने ये 5 kg का एफबीडी बनाया, किसी का भी बना सकते हो, यहां से स्टार्ट करना है तो यहां से कर लो। 5 kg से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो 5 kg में कितने फोर्स लग रहे हैं, अगर यहां से करना है, यहां से कंफ्यूजन आ रही है स्टूडेंट्स, यहां से कर सकते हो। ये 3 kg की बॉडी है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, 78 न्यूटन। मार्क ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी। इस साइड कितनी टेंशन है, T2। एक्सेलरेशन इस साइड होगा कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। सो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, दैट योर नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ग्रेटर फोर्स वो फोर्स होगा जिस साइड हमारे पास एक्सेलरेशन हो रहा है, सो दैट इज 78 माइनस T2। मास क्या है, 3 इंटू 6, so 78 minus T2 is equals to 18। So 78 minus 18 is equals to T2। So T2 की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी आ गई, 16। अब T2 आ गया, so अब दूसरा FBD बनाओ 4 kg का। मार्क ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ 4 kg बॉडी नाउ। सो अब देखो 4 kg में जल्दी से बताओ कौन से फोर्स लग रहे हैं। Yes, one is T2 and another one is T1। इधर T2 और इधर T1। एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम में कांस्टेंट ही रहेगा, बस ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। ग्रेटर फोर्स वो होगा जिस साइड एक्सेलरेशन हो रहा है, सो T2 माइनस T1। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन कितना है 6। सो अब T2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट, 60 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 24। So 60 minus 24 is equals to T। So 36 Newton is the answer of T। यही फाइंड आउट करना था। तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, राइट। अब इसकी जो अनदर टाइप है दैट इज योर कनेक्टेड मोशन। अब देखो स्टूडेंट्स, कनेक्टेड मोशन में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक पुली है, इस पुली का ये मास है मेरे पास m1,
और ये मास है मेरे पास m2। अब इस पुली पे स्ट्रिंग है, इधर एक फोर्स लगेगा टेंशन T, इधर एक लगेगा टेंशन T, और इसने दोनों को होल्ड किया हुआ है 2T। वेट ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज m1g, और इधर मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स m2g। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, सो फ्री बॉडी डायग्राम में मेरे पास क्या है, दिस इज m1, इधर क्या लग रहा है टेंशन T, वेट क्या लग रहा है डाउनवर्ड्स m1g। अब m2 ग्रेटर है m1 से, इसका मतलब ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, पुली ऐसे मूव करेगी, इसका जो स्ट्रिंग है। सो एक्सेलरेशन दिस एंड एक्सेलरेशन दिस। सो यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन। सो वैसे ही एफपीडी की इक्वेशन बनाओगे, मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्ट बताऊंगी, बट एक बार कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें हमें इस मेथड से क्वेश्चंस को करना होगा। सो अगेन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है T माइनस स्मॉलर फोर्स है m1g इज इक्वल्स टू m1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही ग्रेटर फोर्स पता लग गया ना कैसे किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन टेंशन की साइड हो रहा था इन दोनों में से। अब दूसरा देखो m2g, इधर मेरे पास है टेंशन T, इधर है m2g, एक्सेलरेशन क्या है, अब एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस साइड एक्सेलरेशन है तो ग्रेटर फोर्स हो गया m2g, माइनस स्मॉलर फोर्स क्या है T इज इक्वल्स टू m2। अब हमारे पास ये आ गई दो इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दूंगी, ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन या और एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे हो गया T माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, यहाँ पे हो गया m2g minus T is equals to m2. So from here T to T will cancel. So m2g minus m1g is equals to m1a plus m2. So from here g you can take it as common. यहाँ पे क्या हो गया m2 minus m1, a कॉमन लिया m2 plus m2. So acceleration की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, m2 minus m1 into g upon m1 plus m2। अब स्टूडेंट्स अगर फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जिसमें m1 m2 दिया हो, तो वहां से कैलकुलेट कर सकते हो इसी फॉर्मूले में m1 m2 की वैल्यूज को पुट करके। अदरवाइज अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो इसके नीचे भी एक मास दिया हुआ है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो फ्री बॉडी डायग्राम बना के। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, सो वहां से हमारे पास आ जाएगी टेंशन की वैल्यू। सो टेंशन मेरे पास होगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। दिस इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट टेंशन। और यहाँ पे इसका पुली का फोर्स वो ट्वाइस ऑफ टेंशन है, सो F विल बी इक्वल्स टू 2T। So 2 into 2 4 m1 m2 upon m1 plus m2 into g। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन आ गई और यहाँ से मेरे पास स्टूडेंट्स के आ गया फोर्स आ गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे देखो कि मान लो क्वेश्चन दे देती हूँ सिंपल, ये है मेरे पास इधर जो मास है वो है मेरे पास 4 kg का, इसके साथ एक मास है मेरे पास 2 kg और इधर मेरे पास है अगेन मास 4 kg। Then you have to find the acceleration of the block। अब डायरेक्टली ऐसे समझ नहीं आएगा अरे ये क्या करी, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इधर मास कितना है, नेट मास इधर कितना है 4 kg,
इधर 4 + 2 नेट मास कितना है 6 kg है। सो एक्सेलरेशन निकालना है। सो एक्सेलरेशन क्या है m2 - m1 अपॉन m2 + m1 इंटू। सो m2 - m1 मीन्स 6 - 4, इधर 6 + 4 इंटू g is 10. So this is 2 by 10 into 10. So your answer will be equals to 2 meter per second square. So इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे रेफरेंस बुक्स में दे रखे होंगे या NSCGS की जो भी बुक फॉलो कर रहे हो। और अगेन आई एम सेइंग दैट अगर तुम्हें क्वेश्चंस का कंटेंट नहीं मिल रहा कि हमें NSCGS के क्वेश्चंस को कहाँ से करें, सो प्लीज आस्क मी इन कमेंट्स. I will explain it, means I will send it that questions, right? So like this chapter Newton's law of motion is also completed. So basically your 2 units are completed. First chapter that is motion and Newton's law of motion. So उससे related अब बहुत सारे questions try करो, जितने ज़्यादा practice करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करो, जहाँ पे कोई डाउट आ रहा है उसकी क्वेश्चन की पिक्चर मुझे सेंड कर सकते हो। और अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर ग्रेविटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ओके देन सी यू सून।